दोस्तों कहा जाता है कि उस देश की परंपरा उस देश के इंडिजिनस पीपल पे डिसाइड होती है कि वो कितने साल उस देश में रहे हैं और उस देश के बनने के पूर्व भी वो कितने साल यहाँ पे थे। ऐसी हर वो परंपरा, हर वो मूल्य, हर वो तत्व जिससे कि आज का देश का नागरिक जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं से मूल निवासियों के कंसेप्ट से आया है। फिर एक सवाल उमड़ पड़ता है कि अगर हम लाखों साल पीछे चले जाए तो क्या यहाँ पर रहने वाले इंडिजिनस लोग कैसे रहते थे, क्या थे उनके नियम और क्या थी उनकी विचारधारा। अगर ये विचारधारा कैसे थी, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि पहले इंसानों को ही खाया जाता था। ये भी कहते हैं कि प्राणियों को मारने में और इंसानों को मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती थी, जहाँ पे पाप और पुण्य की जो संकल्पना है वो मौजूद ही नहीं थी। तो दोस्तों ऐसे सुनने वाले लोगों के लिए और देखने वाले लोगों के लिए भी आज का वीडियो है, क्योंकि जो इंडिजिनस पीपल है इंडिया में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, जहाँ भी है, शायद आप उनकी इंडिजिनस पीपल की थ्योरी को देख पाए, उनके मूल्यों को समझ पाए, उनके कंटेंट को, विचारधारा को समझ पाए। तो शायद हो सकता है आप भी उस साल में मेरे साथ चले जहाँ पे इंडिजिनस पीपल लोग रहते थे, जहाँ पे ना कोई गाँव था, सिर्फ उनकी बस्ती थी। जैसे दोस्तों मैं राहुल खन्ना के अलग इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों आज इस बात पे चलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म, जात, संप्रदाय, कौम यह तब बनी जब इनको संगठित रहते हुए एक मार्ग पर चलना था, लेकिन इसके पहले अगर जीने के नियम बने होंगे तो, और बने हैं। अगर किसी लिपि को किताब में लाने के लिए पहले उस लेखक को 10 बार लिखना पड़ता है, उसका करेक्शन करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही वो किताब में आ सकती है। जब धर्म लिखे गए, जब धर्म बनाए गए, तो उसके पहले तो कुछ मूल्य इस समुदाय में होते होंगे। इस मूल्यों को लेकर अगर आदिवासियों की हम बात करें जो प्रागैतिहासिक कालखंड से आ रहे, तो अगर हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि वो किस मूल्यों के आधार पर जीते थे। क्या वो इंसान को खाते थे? क्या वो राक्षस थे, दास दस्यु, पिशाच और जो भी विलेन वाले नाम दिए गए वैसे थे? चलिए थोड़ा सा एक सफर करके आते हैं कि उनका कंटेंट और विचारधारा क्या है जो आज के समाज, संस्कृति, धर्मों में आ चुका है। इस वीडियो में लिया गया मटेरियल बहुत सारे आदिवासी समुदाय को देख कर लिया गया है। सो आप इसको किसी किताब में नहीं ढूंढ सकते। आपको ढूंढना है तो आपको आदिवासियों के नजदीक जाना पड़ेगा। पहला कंटेंट दोस्तों, इस निसर्ग में रहने वाले 2 शक्तियां विद्यमान होती है। वो एक है नर और मादा, स्त्री और पुरुष, जिसे आप ऋण धन कहते हैं, जिसे आप पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी कहते हैं। जिस दोनों शक्तियों के संलग्न होने से ही जीव की उत्पत्ति होती है। इन दोनों कंटेंट को, शक्ति को बहुत बड़ी पैमाने में आदिवासियों में माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सोचते हो कि प्राणियों से अलग है इंसान, तो आदिवासी की थ्योरी में इससे थोड़ा विपरीत है। आदिवासी की थ्योरी में यही कहा जाता है कि प्राणियों की श्रेणी में ही इंसान आता है, क्योंकि इंसान अगर अपनी भावनाओं में एकजुटता दिखाता है और अपने टीम को बनाकर रखता है, वैसे प्राणी भी रखते हैं। इंसान की माँ अगर अपने बच्चे के लिए रोती है तो वो प्राणियों में भी ऐसा ही नेचर नजर आता है। इसका मतलब ये है कि इंसान प्राणियों की ही श्रेणी में आता है और हर प्राणी को यहाँ पे जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। और आदिवासियों के थ्योरी में ये है कि आपको यहाँ पे संघर्ष करके कुछ दिखाना है, तभी आप यहाँ पे जिंदा रह सकते हो, क्योंकि आप में उतनी पावर होनी चाहिए। दोस्तों अगर इंसान किसी स्टेप में उन प्राणियों की पंक्ति में नहीं बैठता, तो सिर्फ एक थ्योरी में नहीं बैठता कि वो विवेक से सोचता है। जी हाँ दोस्तों, विवेक सिर्फ बाकी प्राणियों में नहीं होता और यहाँ पे इंसानों में होता है। यह जो थ्योरी है, इसी थ्योरी के अनुसार पहले के आदिवासी लोग निवास करते थे। हालांकि उनका शिकार एक महत्वपूर्ण मुख्य व्यवसाय था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी पर्यावरण संतुलन एक महत्वपूर्ण था। यहाँ पे जड़ी बूटी, आपको पता है आज भी अगर आप ऐसे एरिया में जाए जहाँ पे जड़ी बूटी लाई जाती है, तो एक उस आदमी को पूछिए, वो औषध बना रहा है, दवाई बना रहा है, उसको पूछिए इसका नाम क्या है, वो नहीं बताएगा। हो सकता है पाश्चात्य संस्कृति लगने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जंगलों पे धावा बोला, जड़ी बूटियों के नाम, उसके सब कुछ आदिवासियों की छीन कर लेकर चले गए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है। तो इसी वजह से आदिवासी इंसान उस औषधि का नाम नहीं बताता। या एक दूसरा कारण है कि जड़ी बूटी को एक आप अभी समझ सकते हो, अमृत
की क्या होती है वैल्यू, वैसी वैल्यू जड़ी बूटी को दी जाती है खैरोदाई को याद कर कर। तो जब तक उसका असर नहीं होता बॉडी पर तब तक उसका नाम। तीसरा एक कंटेंट है, भले ही अलग अलग लैंड पे अलग अलग देशों में आदिवासियों की अलग अलग व्यवस्था हो, लेकिन उनकी विचारधारा एक है। विचारधारा ये है कि अगर नदी प्रवाह में किसी से भी भेदभाव ना करते हो, सभी को एक शीतल जल देती है। एक पेड़ धूप में खड़ा रहकर किसी से भेदभाव ना कर सभी को छाया देता है। एक सूरज किसी में भेदभाव ना करके सभी को धूप देता है। तो हम इंसान हैं, हम किसी में भेद करने का हमें अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हम भी उस श्रेणी में आते हैं जहाँ पे इस सृष्टि का एक अंग है और हमारे कुछ कर्तव्य है जिसे हम करना चाहिए। आपको पता है जब फिल्मों में आदिवासियों के कबीले दिखाए जाते थे तो कॉमेडी के तौर पर तो ये दिखाए जाते, लेकिन ये कबीले क्या थे, कैसा था? दोस्तों देखिए, मातृशक्ति और पितृशक्ति, इन दो शक्तियों को आदिवासियों में बहुत ज़्यादा मान दिया जाता है। यानी अपने पुरखा, अपने माता पिता, इनको ज़्यादा मान दिया जाता है और जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बात टाली नहीं जाती। और यहाँ से ही पंचायत का विस्तार हुआ है। पहले अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने कुछ छेड़खानी की और किसी ने गलत व्यवहार किया तो उसको पंचायत में बुलाया जाता था। उस सरदारों के, कबीलों के सरदार अपना न्याय करते थे, वो भी निष्पक्ष। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे सृष्टि को संतुलन बनाए रखने के लिए आदिवासी ने जो भी खुद के नियम बनाए, धीरे धीरे वो बाकी संस्कृति में आते गए। दोस्तों जैसे कि आपने पाप पुण्य कहा, आदिवासी संस्कृति में पाप और पुण्य का उल्लेख तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आदिवासी संस्कृति में जैसे बताया जाता है कि आप प्रकृति पे जीते हो तो प्रकृति से जितना लेना चाहिए, जितना आपको लगता है उतना ही आप लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। आपको जितना ज़्यादा लगता है उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। यह एक आदिवासियों का कानून है और इस कानून पे आदिवासी आज भी चल रहे हैं। अगर हम इमेजिन करते हैं कि प्रागैतिहासिक कालखंड में क्या होता था, वहाँ पे ना फैन था, ना घर था, ना अच्छी सुविधा थी, फिर भी वो लोग प्रकृति के नियमों को लेकर चलते। इसलिए आदिवासियों में जो शादियाँ होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, क्योंकि उनको पता है पृथ्वी और अगर किसी पेड़ पे वेली और लता चलती है तो वो भी राइट टू लेफ्ट चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी के और सृष्टि के काम राइट टू लेफ्ट होते हैं। इसलिए आदिवासी ने भी खुद वो नियम अपने लाइफ में लाए और खुद के भी वो आचरण राइट टू लेफ्ट करता है। उसमें बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य है जहाँ पर हम देख सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में कौन सी भी जाति, कौन सा भी इंडिजिनस पीपल अलग अलग प्रांत में रहता हो, उनके कुछ कानून अलग हो, लेकिन विचारधारा एक थी, प्रकृति के साथ समरस होना। अगर आपको पता है प्रकृति के विरुद्ध में हम चले जाएंगे तो प्रकृति एक ना एक दिन हमें खत्म कर देगी। तो दोस्तों आदिवासियों का यह बहुत बड़ा मैसेज आज सभी देश भर के लोगों को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज महामारी जैसे बहुत सारी बीमारियां इस देश में पनप रही हैं। अगर हम इस प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हो सकता है आने वाले बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। और मैं सभी को निवेदन करूंगा कि ये बाबा छोड़िए, आदिवासियों की जड़ी बूटी आज भी बहुत बड़ी वर्क करती है। अगर उनको स्थान मिलता है, आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो शायद वो भी आपके सामने एक बड़ी बड़ी औषधियाँ के सामने ला सकते हैं और खुद का भी आर्थिक जो कोटा है वो मजबूत बना सकते हैं। तो ये वीडियो देखने वाले सिर्फ आदिवासी नहीं तो बाकी धर्मीय पंथीय लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, एक ऐसा समुदाय है जिससे आइडेंटिटी नहीं है, वो ढूंढ रहा है खुद की। तो प्लीज़ आप किसी भी धर्म समुदाय से हो, इस समुदाय को हेल्प कीजिए, इस समुदाय को सामने आने के लिए रास्ता रोकिए नहीं तो इसको प्रोत्साहित कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।